चर्चाएं बहुत सारी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि नड्डा ने बना दी हिट जोड़ी। यह भी कहा जा रहा है कि अब यह मजबूत जोड़ी बनी है जो बीजेपी को एक बार फिर से हरियाणा में सत्ता में लेकर आएगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस जोड़ी से अब सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बेहतर हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि इससे जो जातीय समीकरण है हरियाणा के, उनको बहुत हद तक प्रभावित किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं और ये बातें बीजेपी की तरफ से जो बड़ा फैसला हुआ है हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का, उसके बाद से चल रही हैं। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद सब जानते हैं, पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लंबे वक्त से बीजेपी में बने रहे, मंत्री भी रहे सरकार में, सांसद भी हैं, विधायक भी रहे और भी संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाया। ओबीसी मोर्चा में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। और इस बीच चुनाव से पहले इस तरह का फैसला उनके हक में आना, यह बहुत कुछ दर्शाता है। इन बातों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन बातों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीएम की वो पसंद हैं, उनके करीब रहे, साथ में लंबे वक्त तक मिलकर काम किया है, तो इस जोड़ी से बीजेपी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हालांकि विरोधियों का यह कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उदय भान कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके आने से भी कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। आने वाले वक्त में सरकार कांग्रेस की ही आ रही है। अब 24 का चुनाव बहुत मायने रखता है और 24 के चुनाव को देखते हुए ही, चाहे वो देश की बात हो या फिर हरियाणा प्रदेश की बात हो, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं और आने वाले वक्त में लिए जाएंगे। नायब सैनी ने यह कह दिया है कि जब तक हम हरियाणा में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक बार फिर से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी और यह बात उनकी तरफ से कही गई। और इस बात के साथ उन्होंने यह मोहर भी लगाई कि हम फिर से हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिया कि पार्टी का काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। इस तरह के फैसले बहुत मायने रखते हैं। किसी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का बदला जाना और उस पार्टी का बदला जाना जो सत्ता में मौजूद है, और इस बीच जब बहुत सारी तरह तरह की बातें देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में चल रही हों, हरियाणा जैसे प्रदेश में जातीय समीकरणों की हमेशा बात होती हो, जाट गैर जाट की राजनीति होती हो, ऐसे वक्त में नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लाना और ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया जाना, यह बहुत कुछ इशारे करता है, बहुत कुछ बयान करता है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि नायब सिंह सैनी को ही यह बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई, क्यों उन पर इतना भरोसा जताया गया? नायब सिंह सैनी के नाम की भूमिका किस तरह से बनाई गई, किसने बनाई? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या बीजेपी को मिल गई मनोज सैनी की नायाब जोड़ी? क्या नड्डा ने बना दी 24 की हिट जोड़ी? हरियाणा में फिर से 2024 में इस जोड़ी के नेतृत्व में हरियाणा में कमल की खेती हो। बीजेपी के नेतृत्व ने क्या खेल दिया मास्टर स्ट्रोक? क्या बीजेपी को मिल गई जीत की नई होप? अभी एक हनुमान जी का गदा दे करके एक नई ताकत के साथ जो हरियाणा का नेतृत्व करे, हरियाणा के संगठन का नेतृत्व करे, आदरणीय नायब जी को उनका अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने अपनी नई राजनीतिक पारी का श्री गणेश कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी के बॉस के तौर पर राजनीतिक मैदान में सैनी का आना और धनखड़ का राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए जाना, इसके कई मायने हैं। ये 5 तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि नायब सैनी को नायाब किस चेहरे ने समझा है। नायब सिंह सैनी की बगल में खड़े और फिर बैठे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुशी देखते ही बनती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात में हुई बात भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी के भविष्य को संवारने का काम अब भारी गदा संभालने वाले नायब सैनी के हाथ में है और इस भूमिका को बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैर छूकर विरोधियों के काम को तमाम करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाले नायब सिंह सैनी 2024 पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि हमारे सामने 2024 है, बड़ा चैलेंज है। हरियाणा बीजेपी के कमल की शान को बढ़ाना अब सैनी के हाथ में है। चुनौती है, सैनी मान भी चुके हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी ही क्यों,
और जब ओपी धनखड़ के काम को सराहा गया, कहा गया, तारीफों में खूब बताया गया, ओपी धनखड़ के कार्यकाल को फिर बढ़ाया क्यों नहीं गया? आदरणीय धनखड़ जी ने जो पीछे काम किया है वो ज़बरदस्त उन्होंने संगठन के अंदर काम किया है। चाहे हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन थे, चाहे संगठन के अंदर मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय धनखड़ जी का। सवाल तो सवाल है, लेकिन एक सवाल के कई जवाब है। आइए इस सवाल का जवाब भी तलाशते हैं कि नायब सिंह सैनी पर भरोसा क्यों जताया गया। दरअसल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पसंदीदा नेता में माने जाते हैं। नायब सिंह सैनी को राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है। नायब सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं। हर पार्टी की ओबीसी वोट बैंक पर नजर रहती है। जातिगत समीकरण के हिसाब से सटीक नाम चुना गया। मौजूदा समय में नायब सिंह सैनी इस पद के लिए सर्वमान्य नेता माने गए। नायब सिंह सैनी का किसी विवाद से सीधा नाता नहीं है। अब खुशी कितनी थी ये तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ज्यादा कौन बता सकता है। तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जुबानी उनकी और नायब सिंह सैनी की खुशी कितनी थी। तो जब समाचार ये इनको मिला, हमको मिला, उन पर बात तो हुई थी, लेकिन मुझे उस समय तक नहीं पता था कि कहाँ है। मैंने कहा इसके बाद क्या है कि जब भी तो मैं दूर हूँ, राजस्थान हूँ और देर रात में कुरुक्षेत्र पहुंचूंगा। सुबह 4 बजे कुरुक्षेत्र आए हैं, पता नहीं सो पाए होंगे, नहीं हो पाए होंगे, लेकिन इनकी खुशी इतनी थी, यानी पहले आपसे मिलना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जुबान से नायब सिंह सैनी के लिए खूब तारीफों के शब्द निकले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरानी यादों को ताजा किया और बताया कि क्यों नायाब साबित हुए हैं नायब सिंह सैनी। एक एक कदम बढ़ते बढ़ते जमीन से जुड़ करके उठने वाले कार्यकर्ता के रूप में इनका स्थान बना है। लेकिन ओपी धनखड़ को लेकर भी कुछ तो बातें हुई हैं। ओपी धनखड़ ने इस नियुक्ति से पहले इस सवाल का जवाब दिया था कि क्या बदलाव होगा, तो उनकी ओर से साफ तौर पर संकेत दे ही दिए गए थे कि बदलाव तो होने वाला है और उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। देखिए, कभी भी बदल सकते हैं। पंजाब के बदल गए, यहाँ कोई ये कहे कि मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। क्या कहते हैं वो हरियाणवी में कहना हो तो ठेका नहीं है। मेरे ही दायित्व तो खुद के कितनी बार बदले। कभी मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ, कभी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, कभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कभी हिमाचल से प्रभारी हूँ। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये बात आपने कई मर्तबा सुनी होगी। ये बात हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर सटीक बैठती है। समीकरण देखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। चुनाव के नतीजों से पहले परीक्षा में पास होने के फॉर्मूले भी खोजे जाते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि नायब सिंह सैनी वो फॉर्मूला है जो अक्सर जातिगत राजनीति में एक्सपेरिमेंट के तौर पर आजमाए जाते रहे हैं। चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक। बहुत सारे, और इसमें कोई शक नहीं कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, वो अपने हिसाब से फैसले लेती हैं। हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि किसी प्रदेश में या देश में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ें। पसंद कोई किसी की होता है, कोई किसी की होता है, बहुत सारे समीकरण होते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ जब ये कहा जा रहा है कि ओपी धनखड़ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पार्टी को बहुत मजबूत किया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा, तो फिर ये फैसला क्यों? नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से बीजेपी को और कितना फायदा मिलने वाला है? बहुत सारी बातें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड खबरों अभी तक के। लेकिन जादौन साहब, एक सबसे पहले आपसे सवाल कि नायब सिंह सैनी ने भी तारीफ की कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत आगे संगठन को बढ़ाया, पन्ना प्रमुखों की उन्होंने बात की। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि डटकर काम कर रहे थे। बीजेपी के किसी भी नेता से हरियाणा में हम पूछेंगे, पदाधिकारी से पूछेंगे, किसी मंत्री या विधायक से पूछेंगे, सब कहेंगे कि धनखड़ जी ने बहुत मजबूत काम किया, अच्छा काम किया। फिर ऐसे परिवर्तन क्यों? जादौन साहब, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। राजेंद्र जादौन जी के पास मुझे आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करता हूं। लेकिन जितेंद्र,
ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूं कि सब तारीफ भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे थे, पार्टी को आगे बढ़ा भी रहे थे, वो भी अपने काम से खुश थे, ओपी धनखड़ भी, बीजेपी के नेता भी खुश थे, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बहुत खुश थे, बहुत मजबूत काम किया। फिर इस तरह का परिवर्तन क्या दर्शाता है, क्या इशारे करता है? देखिए, परिवर्तन जो है वो अपने आप में प्रकृति के एक नियम के तौर पर तो माना ही जाता है, और राजनीति के अंदर भी जो परिवर्तन है वो एक तय सीमा के अंदर होना ही होता है। इसको इस तरीके से अगर हम देखें तो इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। 3 साल का कार्यकाल जो है प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के रहता है। ओम प्रकाश धनखड़ का ये कार्यकाल 3 वर्ष का पूरा हो चुका था। इस बात में कोई शक नहीं है कि पन्ना प्रमुख से लेकर के और एक मजबूत संगठन और संगठनात्मक परख और जानकारी को लेकर के ओपी धनखड़ जो है वो मजे हुए जो है राजनीतिक के तौर पर माने जाते थे, संगठन के नेता के तौर पर भी वो जाने जाते थे। लेकिन कार्यकाल चूंकि पूरा हो चुका था और ऐसी स्थिति में अब आगामी चुनावी मोड़ को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लोकसभा की बात हो या विधानसभा की, इस प्रकार के फैसले जो है वो करने होते हैं। कई बार ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है, नेता आसीन होता है, तो उसको एक्सटेंशन भी दी जाती है। लेकिन जहां अगर आपसी तालमेल ठीक ना हो तो फिर आपसी राजनीति का होना भी लाजमी होता है, और कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तस्वीर इसी प्रकार की बनती नजर आई है, जिसके चलते ओम प्रकाश धनखड़ का जो कार्यकाल है वो आगे नहीं बढ़ा है और नायब सैनी को ये जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर कई और दूसरे समीकरणों को भी देखने का काम जो है वो यकीनन किया जाता है। जहाँ तक बात की जाए ओम प्रकाश धनखड़ की पिछली कुछ एक्टिविटी जिस तरीके से संगठन के अंदर रही, उनसे कहीं ना कहीं एक माहौल इस प्रकार का जरूर बनता आ रहा था कि जिसकी वजह से आपसी खींचतान जो है वो लोगों के समक्ष थी। चाहे वो हिसार में हुई कार्यकारिणी की बैठक हो, जहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी सुनवाई ठीक प्रकार से अधिकारी नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर के कार्यकर्ताओं ने, मुख्यमंत्री भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे, वहाँ पूरे तौर पर वो इस बात को कहते नजर आए थे कि जो कार्य हैं वो संगठन के लोगों के नहीं हो रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं अधिकारियों के समक्ष जब जाते हैं तो वो ठीक तरीके से उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से ये बैठक जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और इसमें शिकायतों का दौर जो है वो देखने के लिए मिला था। हाल ही में एक बयान भी ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से दिया गया था, आपको भी ध्यान होगा नासिर, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी जो है हारने के बावजूद भी पार्टी की तरफ से उन्हें दूसरे नंबर की कुर्सी पर बिठा दिया गया है और हो सकता है अगर जनता का साथ मिले तो उन्हें पहले नंबर की कुर्सी तक भी पहुंचा दिया जाए। ये तमाम बातें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए जो भी नेता होगा उसके लिए हजम ना होने वाली बातें हैं, और ये ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से आपसी जो खींचतान है वो बढ़ता हुआ नजर आया और केंद्रीय नेताओं तक ये पूरा मामला जो है वो अंदरूनी स्तर पर पहुंचते हुए नजर आया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इसे डिसिप्लिन ही कहा जाएगा कि दोनों ही नेताओं ने कभी कैमरे पर आकर के इस प्रकार के किसी विरोधाभास को कभी ना माना है ना कहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में, आम लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय जरूर रहा है, पत्रकारों के बीच भी यह चर्चा का विषय जरूर रहा है। नायब सैनी को इसलिए जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो गाड़ी है वो स्मूथ तरीके से चल सके, उसके जो पहिए हैं वो आपसी खींचतान या फिर कहीं के अलाइनमेंट जो है वो पूरे तौर पर बनी रहे, और इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथ में दे दिया गया है, जिसे फ्री हैंड के तौर पर भी कहा जा सकता है। और अब वे ही लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक की इस गाड़ी को चलाने का काम करेंगे, क्योंकि नायब सैनी इसी सोच के व्यक्ति हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चाहेंगे संगठन के अंदर आगामी टिकट वितरण के अंदर तमाम जो फैसले हैं उन फैसलों को करने में एक राय जो है इन दोनों ही नेताओं की संगठन के तौर पर, सरकार के तौर पर देखनी होगी, और संगठन और सरकार अगर एक तालमेल के साथ चलते हैं। अच्छा जितेंद्र, बहुत संक्षेप में, और वो सब चीजें जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है या कोई मुख्यमंत्री बनता है तो पार्टी के नेता, सरकार से जुड़े लोग फिर उनको मुस्कुराते हुए चेहरों से बधाई भी देते हैं, लेकिन आज जिस तरह से खुशहाल चेहरे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह से पार्टी का काम करने में दिक्कत नहीं आने देंगे। नायब सैनी ने उम्र में भी बड़े हैं, सीनियर भी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्होंने पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिया। तो ये सब कुछ इशारा कर भी दिया गया कि यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन गठजोड़ है, सबसे बेहतरीन सामंजस्य है। देखिए, बिल्कुल बेहतरीन गठजोड़ है, मुख्यमंत्री की पसंद का गठजोड़ है, उनके विश्वास का गठजोड़ है, और यही गठजोड़ आने वाले समय के अंदर
अब नए तरीके से जो समीकरण है वो खड़े करने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी पंचकुला में भी एक प्रतिक्रिया दी है चंडीगढ़ में इस मुलाकात के बाद, और जहां तक उस मुलाकात की बात की जाए उसमें हमने देखा कि किस तरीके से प्रफुल्लित चेहरे जो हैं वो मुख्यमंत्री की बात करें, नायब सैनी की बात करें, अलग ही जो चेहरे पर जो चमक थी, एक खुशी थी वो दिखाई दे रही थी। ऐसी खुशी जैसे इसका लंबा इंतजार करना पड़ा हो और उसके बाद ये पल आया हो, इस प्रकार की खुशी थी। और नायब सैनी को भी हमने देखा कि किस तरीके से जब उन्हें गदा भेंट किया गया तो उस गदे को किस तरीके से उन्होंने चारों तरफ लहराने का काम किया था, जैसे कि विरोधियों को उन्होंने एक ही फैसले के साथ पस्त कर दिया। जी जितेंद्र, फिर चाहे वो अंतर्विरोध की बात करें या फिर बाहरी जो विरोधी हैं जिनके लिए अब स्ट्रैटेजी जिनको तैयार करनी है उनकी बात करें, सभी को जो है पस्त करने का काम कर दिया। जी जितेंद्र, साथ ही साथ अब आगे ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में ऐड किया है कि ये अनुशासन की पार्टी है, यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है जहां पर जाति के नाम पर 4 मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी जाती हो। इस प्रकार की पार्टी ये नहीं है और इतने समय तक भी वो संगठन नहीं बना पाए हैं। तो एक बड़ा तंज जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से मैं एक और कुछ और सवालों के साथ आऊंगा जितेंद्र। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन जादौन जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जादौन साहब। जादौन साहब, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हरियाणा में कौन सी चीज को देखते हुए ज्यादा मजबूत नजर आती है? जातीय समीकरणों को लेकर भी बात हो रही है, मुख्यमंत्री के पसंदीदा नेता होने की भी बात हो रही है, और दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि सरकार और संगठन के बीच इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि अभी तक जैसा सामंजस्य होना चाहिए था तो वैसा नजर नहीं आ रहा था और इस वजह से आने वाले इलेक्शन में इस पर दिक्कत हो सकती थी। नहीं, देखिए ऐसा है कि वैसे तो जहां तक देखने को मिल रहा था कि संगठन के स्तर पर ओपी धनखड़ जी अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने लगातार जो है पार्टी के सारे कार्यक्रमों को अंजाम दिया, और पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ले जाती है और चुनाव प्रचार और सरकार की योजनाओं को एक एक आदमी तक पहुंचाने का काम जो सिस्टम करता है, उस सिस्टम को लगातार मजबूत करने का काम उन्होंने किया। मुझे नहीं लगता कि उनके स्तर पर सांगठनिक कामकाज में कोई ऐसी कमी थी कि जिसकी वजह से बदला जाता। साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि लोकसभा की सभी 10 चुनाव सीट जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है कि हमें जो है पिछला लोकसभा चुनाव का इतिहास दोहराना है और सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हासिल करनी है। तो उसको देखते हुए चुनाव ये जातीय समीकरण के नजरिए से किया गया बदलाव ज्यादा दिखाई देता है बजाय और तमाम छोटी मोटी बातों के, क्योंकि जब कोई परिवर्तन होता है तो बहुत सारी आवाजें निकल आती हैं, बहुत सारे कारण खोज लिए जाते हैं। वो इतने महत्वपूर्ण कारण नहीं है कि जिसकी वजह से एन चुनाव के वक्त पर इतना बड़ा परिवर्तन किया जाता। ये ओबीसी क्लास को आकर्षित करने का प्रयास है। नायब सिंह सैनी जी जो है ओबीसी मोर्चा में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और ओबीसी चेहरा जो है बैठा कर, इसकी कारण क्या है कि हरियाणा में जैसे जाट वोटर 22% से ऊपर है, लेकिन वो 2-3 पार्टियों में बटा हुआ है, 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा जो है एक एंड ब्लॉक जाट वोटों पर तो क्लेम कर नहीं सकती थी। तो उन्होंने जो इस तरह से ये परिवर्तन करके और ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बना के जाट और गैर जाट की राजनीति को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और ओबीसी का जो अच्छा जादौन साहब, इसी बीच मेरा आपसे सवाल ये था कि ओबीसी चेहरे को लेकर बीजेपी क्या जो केंद्र में राजनीति चल रही है, देश में चल रही है, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया जातीय जनगणना का, ओबीसी की बात राहुल गांधी रैलियों में भी कर रहे हैं, संसद में भी उन्होंने की, तो क्या इस वजह से बीजेपी में कहीं इस बात को लेकर दबाव भी है या फिर उनको भी ये लग रहा है कि अब ओबीसी की जब इतनी बात हो गई है तो कहीं ऐसा महसूस ना हो जनता को कि ओबीसी को दरकिनार किया बीजेपी ने, इस तरह से करीब करने की कोशिश, सामंजस्य बैठाने की कोशिश है? जादौन साहब, लगता है फिर से उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन जितेंद्र, छोटी सी प्रतिक्रिया, बहुत छोटी सी, कि जब संगठन में इतना बड़ा बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, तो अब जो पदाधिकारी हैं जिलों के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, वहां पर भी जाहिर सी बात है कि जब कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो वो अपने हिसाब से भी कुछ तब्दीलियां करेगा। तो इसको लेकर आपको क्या नजर आता है बीजेपी में?
देखिए बिल्कुल, जब क्योंकि ये बदलाव केवल प्रदेश अध्यक्ष के स्तर तक नहीं रहेगा। महामंत्री जो हैं वो पार्टी के अंदर बनाए गए हैं, जिनकी एक अहम भूमिका संगठन के अंदर रहने वाली होती है। प्रदेश का संगठन है, कुछ लोग पुरानी टीम के हैं और जब नई टीम जो है तैयार होगी तो उस अनुसार जो है कुछ परिवर्तन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। परिवर्तन आमूल चूल होंगे या फिर जो है मिले जुले परिवर्तन होंगे, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं, तमाम विधायकों की, मंत्रियों की। और आज हमने मुख्यमंत्री से भी पूछा था तो उनका भी ये कहना था कि 2-2 दिन के लिए उन्हें भी इन राज्यों के अंदर जाकर के चुनाव प्रचार करना है। तो सीधे तौर पर एक चुनाव प्रचार को लेकर के जो तमाम नेता हैं उनकी ड्यूटी जो है वो इन राज्यों के अंदर लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन जरूर होगा, कितनी जल्दी होगा, कितना समय लगेगा, कब तक होगा, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन जो है वो किया जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले ये परिवर्तन सीधे तौर पर देखने के लिए हरियाणा के अंदर जरूर मिल सकता है। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो चुनौतियां साथ में आती हैं जिम्मेदारियों के साथ, और उन चुनौतियों का सामना किस तरह से नायब सिंह सैनी करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। संगठन विस्तार की भी है, विरोधियों को संभालने की भी है, कांग्रेस पार्टी के जो वादे हैं, तो उसके साथ ही चौथी चुनौती है 2024 के सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर। पार्टी की तरफ से आदेश होगा, उस हिसाब से वो कार्यक्रम चलते रहेंगे। उसकी सूचना आप सबको भी वो समय समय के ऊपर होती रहेगी, क्योंकि हमारे सामने 2024 है, बड़ा चैलेंज है। पार्टी ने जो अपेक्षा की है उसके ऊपर संगठन का विस्तार करते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता युवराज ने राजस्थान के जब चुनाव चल रहे थे, ठीक चुनाव से पहले एक बड़ा झूठ वहां पर बोला कि हमारा जब सरकार बनेगी, उसके सरकार बनने के 10 दिन के बाद उन्होंने गिनती भी गिनी थी कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे। परंतु उसका परिणाम, ये दुष्परिणाम ये निकला कि कांग्रेस की वो झूठी घोषणा के कारण 4,500 किसानों ने आत्महत्या की, 19,500 किसानों की ज़मीन कुर्क हो गई। और इस प्रकार के झूठ से लोग झांसे में ना आए, उससे बचें, क्योंकि कांग्रेस के पास आज मुद्दा नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करती है, उनको गुमराह करने का काम करती है, आम लोगों को उस झूठ से बचाने का काम हमने करना है।